अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। आप सब हरिमोहन जी को जानते हैं, उनके चैनल्स पे देखते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरज़ू आज हम बहुत जरा बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आज हम बात करेंगे जरा जो बाइडेन की। वैसे तो उनके थोड़े ही दिन रह गए हैं एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी उन्होंने जी एक अप्रूव किया है एक सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी। और इसको आप किस तरह देखते हैं? कहा यही जा रहा है कि ये चाइना के लिए थ्रेट होगा या चाइना के से बचने के लिए। हर कोई आजकल चाइना की तरफ ही देख रहा है। तो आप उनके इस जो उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी जो अप्रूव की है उसको कैसे देखते हैं? आरज़ू जी, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक्चुअली क्या है, इसे इस तरीके से देखिए कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में इनके इलेक्शंस होंगे, नवंबर तक इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद 20 जनवरी को प्रेसिडेंट की शपथ होगी और नया प्रेसिडेंट आ जाएगा। चांसेस इस तरीके से हैं कि आज के दिन हालत ये आ रखी है कि ट्रंप के सामने पूरे डेमोक्रेट्स की जो पार्टी है वो टिक नहीं पा रही। इलेक्शन है तो बहस चल रही है भाई। सबसे पहले तो बाइडन, ट्रंप ने जो हालत बाइडन की अब हालत ये है ट्रंप की, मतलब डेमोक्रेट्स की, कि उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था बाइडन की जगह पर किसी नए कैंडिडेट को खड़ा करने का। अब क्योंकि बाइडन बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी जगह कमला हैरिस को खड़ा किया गया। अब प्रॉब्लम यह है, कमला हैरिस अपने पॉजिटिव आइडियाज की जगह कम और अपने नेगेटिव आइडियाज के लिए ज्यादा जानी जा रही है। और रही सही कसर उनकी बैंड बजाने के लिए एलन मस्क पीछे पड़ा हुआ है। जिस तरीके से एलन मस्क इनको धो रहा है, इनफैक्ट लिटरली धो रहा है, तो आप देखेंगे कि इस टाइम पर हालत ये हो चुकी है कि न्यूज़पेपर्स जो अमेरिकन हैं वो भी कमला हैरिस को डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब यही एक रीजन है, वरना अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर जितने भी अमेरिकन न्यूज़पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि सारे के सारे ट्रंप को क्रिटिसाइज करते थे, ट्रंप की बैंड बजाए रखते थे, ट्रंप को स्पेस ही नहीं देते थे और डेमोक्रेट्स के गुणगान करते थे। और पिछली बार क्या हुआ था 2020 के अंदर कि ट्रंप के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से वो अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सके। फिर भी बहुत ज्यादा वोट से नहीं हारा था, लेकिन क्या होता है ना कि विनर टेक्स ऑल वाला उनका अमेरिकन इलेक्शन का प्रोसीजर ही ऐसा है कि वो सारे के सारे वोट्स ले जाते हैं जो भी। लेकिन आप समझ कर देखिए इस चीज को कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी का लेवल गजब था, जबकि उसके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ना तो फेसबुक, ना यूट्यूब, इवन ट्विटर ने तो ट्रंप को बैन कर दिया था। इस बार कम से कम ऐसा है कि एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अमेरिका के ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है और डेमोक्रेट्स की बैंड बजा रखी है। और डेमोक्रेट्स के किसी भी आइडिया को काउंटर करने के लिए बड़ा जबरदस्त लेवल का यहां पर काम चल रहा है। अब आप इसको नेक्स्ट लेवल पर देखिए, जब ये सारे के सारे काम हो रहे हैं तो अब उन्हें समझ में आ गया कि यार असलियत में प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप का जो जो दुश्मन वाला पार्ट है वो चल रहा है। ट्रंप दो चीजों को हमेशा बहुत मजबूती के साथ लेकर चल रहा है। पहला कि अमेरिका की जितनी भी बुरी हालत है उसके पीछे सिर्फ एक कंट्री जिम्मेदार है और वो है चाइना। क्योंकि बराक ओबामा और बाइडन ने अमेरिका का पैसा इन्वेस्ट करवा दिया है। बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और बाइडन, इन तीनों ने अमेरिका का पैसा इन्वेस्ट किया चाइना के अंदर और चाइना हमारे पैसे से अमीर बन गया। यानी उसने एक माहौल बना रखा है कि चाइना हमारे पैसे से अमीर बना है। और जैसे ही ये माहौल बना के चाइना हमारे पैसे से अमीर बना है, तो आरजू जी इसका नेक्स्ट लेवल पता है क्या था? इसका नेक्स्ट लेवल ये था कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जैसे ही आप इसे ऐसे देखेंगे कि मतलब ट्रंप ने चाइना को एक विलन बनाकर खड़ा कर दिया, तो अमेरिकन ने समझना शुरू कर दिया कि हाँ, इलीगल माइग्रेंट्स वाला मामला दूसरा है, लेकिन चाइना तो दुश्मन है और चाइना से ही कोविड आया और उसी ने चाइना वायरस कहा। तो ये पूरे के पूरे डेमोक्रेट्स जो थे वो बैकफुट पे थे। और रही सही कसर जो बाइडन ने पिछले 4 साल किया, उसमें आप देखेंगे उसने चाइना के अगेंस्ट एक भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि ट्रंप जो एक्शन लेकर गया था उसको रिवर्स करता हुआ बाइडन नजर आया। अब प्रॉब्लम यहीं पर आई कि चाइना को उसने एक फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया, लेकिन चाइना की एक्सपेक्टेशन बाइडन से कहीं ज्यादा थी। नतीजा उसका यह निकला कि चाइना ने
बाइडन को एक जिसे कहते हैं ना डिच किया, या यूं कहीं कुछ ज्यादा ही आर्म्स ट्विस्टिंग कर दी, और बाइडन ना तो चाइना को संभाल पाया, ना ही चाइना बाइडन को खुश कर पाया। दोनों किसी को खुश नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं थे। डर दोनों को ट्रंप का है। अब ऐसे में बाइडन ने एक बात सोच ली कि चाइना को दोस्त तो नहीं बना पाया, और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिनारियो बढ़ रहा है उसको देखते हुए उसे कोई स्टेप भी उठाने थे। तो एक तीर से दो निशाने लगा लिए। पहला, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के अंदर एंटर कर रहा था, और रशिया यूक्रेन के अंदर एंटर करके यूक्रेन को हरा रहा था, और जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे थे, तो पुतिन जो है बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा था कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। और एक सीन ऐसा भी क्रिएट हुआ था, प्रेशर ऐसा भी क्रिएट हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज के दिमाग में डर बैठ गया था कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हम सब न्यूक्लियर वॉर के एम्बिट के अंदर फंस जाएंगे। जब ये सिचुएशन आई तो यहीं से कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर भी था कि भाई कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी अगर आप देखोगे तो चाइना भी, तो आप याद कीजिए एक बलून वाला मामला था कि चाइना का बलून उड़ते उड़ते अमेरिका पहुंच गया था, और अमेरिका उस बलून को लेकर बड़ी टेंशन में था। यानी चाइना और रशिया ऐसी ऐसी पॉलिसीज यूज कर रही हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रही हैं कि लगातार ऐसा सिचुएशन आ रही है कि वो वार को एस्केलेट करने की जगह प्रोवोकेशन कर रही है, और अमेरिका की स्ट्रेंथ को नापने की कोशिश कर रही है। इसमें दो वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आप जून में देखेंगे तो जून में मामला ये हुआ था कि जब ट्रंप जब अमेरिका जो है पुतिन को धमकियां दे रहा था, जब पुतिन भी अमेरिका को धमकियां दे रहा था, जब यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन को बहुत सारे वेपन्स सप्लाई करने शुरू कर दिए, अमेरिका यूक्रेन को पैकेज पर पैकेज दे रहा था, ऐसे सिचुएशन में काम हुआ था। जून के अंदर रशिया की पूरी न्यूक्लियर आर्मर्ड फ्लीट क्यूबा के अंदर जाकर डेरा डाल के बैठ गई। जून में डेरा डाला था, उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि आप देखेंगे कि उसमें अमेरिका की हालत खराब हो गई। यानी अगर अमेरिका के ऊपर रशिया अटैक करना चाहता है और क्यूबा में उसके शिप्स खड़े हुए हैं, और वहां से अगर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के सीधे पे खड़ा होकर रशिया हमला कर रहा है। क्या अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा? एग्जैक्टली यही सिनारियो जो है वो चाइना के साथ है। बलून का जाना और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो चाइना को, अमेरिका को परेशान कर रही थी। तो दो फैक्टर्स इकट्ठे जुड़ गए। एक फैक्टर जुड़ गया ट्रंप का, जो डेमोक्रेट्स के लिए खतरा बन चुका था और सरकार उनके हाथ से निकल रही थी, और दूसरा फैक्टर जुड़ गया बिहेवियर ऑफ चाइना एंड रशिया। ऐसे में अमेरिका यह भी कह सकता था कि अगर मेरे ऊपर किसी भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ने हमला करने की सोची, या मुझे ऐसा लगा कि हमला होगा, तो मैं हमला कर सकता। तो क्या होता कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम ना लेने की वजह से यह होता कि कहीं ना कहीं वो एक इन जनरल बात कर रहे हैं, जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो कम से कम सोच ले कि चाइना, अमेरिका जो है वो शांत नहीं बैठेगा, सिंपल वर्ड्स। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका ने क्या काम किया? अमेरिका ने ये सारा का सारा काम किया कि अमेरिका ने वहां पर चाइना का नाम ले लिया। यानी टारगेट किया चाइना को कि हम, चाइना ने, अगर हमें ऐसा लगा कि चाइना हमारे पास न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, कोई न्यूक्लियर कोई बॉम्बर वगैरह भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, और हमें ऐसा लगा कि हमारी धरती के ऊपर आप न्यूक्लियर अटैक कर रहे हो, तो आप सोचोगे उससे पहले हम हमला कर देंगे। अब इससे क्या हुआ? इससे उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कैसे साधा गया? मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा कि आखिरी के 2 महीने जब ये डिस्कशन होगा कि ट्रंप जो है वो एंटी चाइना है और चाइना से हमें बचाएगा, तो उसके काउंटर में इनका भी नैरेटिव होगा कि ट्रंप तो सिर्फ इकोनॉमी में बचाएगा, हमने तो न्यूक्लियर पॉलिसी बदल दी कि चाइना कुछ भी बोला तो दांत तोड़ देंगे। आप अंदाजा लगा कर देखिए, इससे क्या होगा कि एक वोटर जो नेशनलिस्टिक टाइप का वोटर होगा, जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ होगा कि चाइना हमारा दुश्मन है, वो कम से कम अब ट्रंप के फेवर में ज्यादा नहीं जाएगा, या कम से कम वो बाइडेन के अगेंस्ट या डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये बड़ा एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि इसने क्या किया, चाइना को प्रोवोक करके या चाइना को मैसेज दे दिया कि देख हम लॉ चेंज करने शुरू कर चुके हैं,
और लॉ अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा तो छोड़, कि कल को तूने ताइवान पे अटैक किया और ताइवान पे जैसे तू अटैक करेगा तो हर हालत में हमें ताइवान को बचाने के लिए आना पड़ेगा। और हम अगर ताइवान को बचाने के लिए आए और तूने ताइवान के साथ लड़ाई को अमेरिका वर्सेस चाइना माना और अमेरिका की मेनलैंड पे जरा सा भी हमला करने की सोची, तो वी आर रेडी विद आर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर आर्सनल। ये चाइना को धमकी। इसमें एक तीसरा पार्ट भी है, उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जब भी इन चीजों को नोटिस करते हैं तो मैं डेट की इंपॉर्टेंस बहुत मानता हूं कि कब ये लॉ पास किया गया। तो आंसर है ये लॉ तब पास किया गया जब रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया लगातार एज ले रहा था, तब ये लॉ पास किया गया। क्या उसी दिन पास हो गया? तो आंसर है नहीं, उससे पहले तैयारी की गई होगी, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खासकर नवंबर के अंदर वो मंथ था जब पूरे का पूरा, तो रियलिटी है नवंबर वो महीना था जब अमेरिका और यूरोप जो है रशिया यूक्रेन को सपोर्ट करने से मना कर चुके थे या उनकी हालत खराब थी। उस टाइम पर ये बिल पास किया गया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लीक कब हुआ। सोचिए, सोचकर देखिए, लीक होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। लीक कब हुआ? डॉक्यूमेंट जी, हाँ, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीक कैसे हुआ। लीक पहली बात तो कैसे हुआ? तो लीक भाई सीधी सी बात है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और जो वॉशिंगटन पोस्ट है, जो एक तरीके से जिसे कहते हैं भोपू है बाइडेन के, वो अगर लीक करें इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फैक्टर था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट यहां पर ये है कि अल्टीमेटली सितंबर में ही लीक इसलिए, क्योंकि अगस्त में लीक इसलिए क्योंकि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने अल्ट्रा लेवल पर मार्केट मतलब चुनाव अपने पीक पर होगा, जिसे कहते हैं ना एग्रेशन अपने पीक पर होगी। तो वहां इस टाइम में डिस्कशन ज्यादा होगा, डिबेट ज्यादा होगी, चर्चा में मामला बना रहेगा। यानी सरकार ने उसे जानकर लीक करवा दिया जी। मगर सर एक चीज मुझे समझाइएगा कि एक तरफ तो बार बार चाइना के लिए कहा जाता है चाइना की इकोनॉमी जो है वो कमजोर हो रही है, चाइना जो है बड़ी मुश्किल में है, चाइना से जो कंपनीज है वो निकल कर भारत में आ रही है या किसी भी दूसरी कंट्री में जा रही है। दूसरी तरफ चाइना का डर खौफ भी इतना है कि अमेरिका भी घबराए रहते हैं और अक्सर भारत में भी ये कहा जाता है कि हम तो सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहे हैं। तो ये दो चीजें कैसे चल रही हैं कि एक तरफ इतना कमजोर है और दूसरी तरफ उसका खौफ भी है। देखिए आरजू जी, जियो पॉलिटिक्स में एक फैक्टर होता है जो कभी कभार सामने आ जाता है, और अक्सर ये देखा गया है कि कई बार कंट्रीज, खासकर रूलिंग पार्टीज, अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को दबाने के लिए या कम करने के लिए दूसरे पड़ोसी देश पे हमला कर देते हैं और वो फैक्टर काम कर जाता है। जैसे याद कीजिए, अभी एक मामला हुआ था जब इमरान खान के अगेंस्ट में 2019 के अंदर मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है टाइप का फैक्टर चल रहा था। तो इस्लामाबाद के अंदर एंटर करने के लिए जितने भी रास्ते थे उन पे टैंकर रख दिए, वो मतलब कंटेनर रख दिए गए थे, वो उन कंटेनरों पे चढ़ गए थे और न जाने कौन कौन से ड्रामे चल रहे थे। वो दौर था जब इमरान खान की सिचुएशन काफी ज्यादा कमजोर थी, बहुत कमजोर थी, और ऐसा लग रहा था कि ये सत्ता से जा सकता है, जहां तक हम इंडिया में बैठ के सोच रहे थे। एकदम से क्या हुआ, आर्टिकल 370 हट गया। अब इमरान खान को मौका मिल गया कि अब मैं इंडिया से लड़ूंगा, और जैसे ही उसने इंडिया से लड़ना शुरू हुआ, मौलाना साहब चुपचाप अपने घर चले गए, क्योंकि अब वो बात मौलाना साहब पे बैकफायर करती। मौलाना कहते कि लोग कहते कि मौलाना इमरान खान तो इंडिया से लड़ रहा है, तुम इमरान खान को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, इमरान खान कर रहा है, इस टाइम हमें इमरान खान की जरूरत है। और उसका पॉजिटिव पार्ट ये हुआ कि इमरान खान के लिए पॉजिटिव पार्ट ये हुआ कि इमरान खान ने अगले 2-3 साल इसी ड्रामेबाजी में निकाल दिए कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, 370 वापस आएगी, 370 वापस आएगी। ये ऐसे होता है, सोच कर देखिए के अंदर भी है। अब सोच कर देखिए 2019 में ही फरवरी में क्या हुआ था। 14 फरवरी को आपकी कंट्री की तरफ से गिफ्ट भेजा गया, पुलवामा पे अटैक हुआ, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन है कि पुलवामा पे अटैक हुआ। अब पाकिस्तान ने तो कोशिश ये की थी कि इंडिया के अंदर अगर अटैक कर देगा तो मोदी सरकार जो इस टाइम पर मोदी के और
लिटरली क्या हुआ था आरजू जी कि असेसमेंट ये थी कि लोगों की असेसमेंट मोदी को जो वोट मिलेंगे वो जो सीटें मिलेंगी वो 240 मिलेंगी। ये चीज हमें समझाई और जितने भी पोल्स आ रहे थे, जितना भी डिस्कशन हुआ था, वो सारा यही बता रहा था कि टोटल इन टोटल जो है वो 230-240 सीटें आएंगी। 2019 की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान की तरफ से कैलकुलेशन की गई कि मोदी को थोड़ा और कमजोर कर देते हैं। अगर 30 सीटें और कम आ जाती है और ये 200 के आसपास रहता है तो मोदी को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। पुलवामा करवा दिया। अब आप सोचिए कंट्री का रिएक्शन इंडिया की तरफ से आपके कंट्री के अंदर घुस के बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया और कैप्टन अभिनंदन, ये दो मामले ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान को बैकफायर कर गए और मोदी को सपोर्ट कर गए। क्या सपोर्ट कर गए मोदी को? आरजू जी इससे अंदाजा लगाइए, जो मोदी के बारे में एक्सपेक्ट था कि 230-240 सीटें होंगी, पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया में एकदम से नेशनलिज्म जो है वो ट्रिगर कर गया और जैसे नेशनलिज्म ट्रिगर करता है पूरा माहौल बदल गया और मोदी जी 300 पार हो गए। इस बार पाकिस्तान ने वो गलती करी नहीं। मैं सोच रहा था पाकिस्तान एक अटैक कर दे, मैं क्या बहुत सारे डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान एक अटैक कर दे और पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के धोखे आए। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बड़ी समझदारी दिखाई, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, तो जो 240 सीटें 2019 में आ रही थी वो इस बार 2024 में आ गई। इसका एक और एग्जाम्पल है चाइना वाला। उस चाइना को अगर आप उठाकर देखेंगे तो 1962 में इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया था। अब जब 1962 में इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो उससे पहले का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चाइना के अंदर 4.5 करोड़ आदमी भूख से मर चुका था। लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत पैदा हो गई थी और नफरत इस हद तक पैदा हुई थी कि सिचुएशन ये थी कि कभी भी कम्युनिस्टों को पकड़ के जान से मारने की शुरुआत कर दी जाती। लेकिन हुआ क्या? उस पूरे के पूरे नेगेटिव माइंडसेट को नेशनलिज्म ने कन्वर्ट कर दिया इंडिया पे अटैक करके और अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट किया कि इंडिया हमारे ऊपर घुस रहा था। तो ये फैक्टर मैटर करता है, आप इसे समझिए। तो पाकिस्तान के मामले में भी, चाइना के मामले में भी, हर मामले में फैक्टर मैटर करता है। और लड़ाई अगर कोई कंट्री लड़ता रहता है तो उसमें नेशनलिज्म की भावना लगातार बढ़ती रहती है जब तक कि उसकी पॉपुलेशन ही थक ना जाए। यहां इंडिया के साथ, सॉरी, अमेरिका और चाइना के साथ यही हुआ। अमेरिका की पॉपुलेशन में नेशनलिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर है और चाइना जो है उस फैक्टर को मतलब चाइना जो है उसके अंदर विलन बन चुका है और उस विलन के अगेंस्ट कोई ना कोई लॉ पास करना जरूरी है। कुछ ऐसा करते हुए दिखना जरूरी है कि मारेंगे पकड़ के, हम लड़ने के लिए। मगर चाइना को भी आप कमजोर कंट्री तो नहीं मान सकते, वो भी कहीं ना कहीं से निकलने की तो करेगा। चाइना जो है असलियत में, चाइना की भी कमजोरी यही है कि चाइना अंदर से कमजोर हो रहा है, उसके बैंक डूब रहे हैं, इकोनॉमी बर्बाद है। और हमेशा याद रखिए, खाता पीता पेट जिसका भरा हुआ होता है वो जल्दी से नहीं लड़ता। वो तब कंट्रीज तब लड़ेंगी जब उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रखी होंगी। बैंक डूब रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब चीजें डूब रही हैं, हालत खराब है, अंदर लोगों में गुस्सा है। ऐसे में चाइना के पास एक नेशनलिज्म का इशू है, वन चाइना पॉलिसी वाला ताइवान। और कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे चाइना के अंदर डिस्टर्बेंसेस बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, चाइना ताइवान पे हमला कर दे। सोचिए अगर चाइना ताइवान पे हमला करेगा सीधा सीधा तो मुझे ये बताइए आउटकम क्या होगा? अमेरिका को कूद देना पड़ेगा, अमेरिका को सारे का सारा मैटर वापस बढ़ जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में मेरा ऐसा मानना है कि एससीओ के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में एक अनडिस्क्लोज्ड सा, अनडिक्लेयर्ड सा और अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि भाई लड़ेंगे नहीं। चाइना भी कह रहा है भाई लड़ेंगे नहीं, इंडिया भी कह रहा है ठीक है नहीं लड़ेंगे, तू आगे नहीं बढ़ेगा पीछे हट। अमेरिका चाइना कह रहा है इस पर बात कर लेंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। यानी तू जहां चाइना बैठ गया है कह रहा है वहां से पीछे नहीं हटूंगा, इंडिया कहता मैं भी नहीं हटूंगा, लेकिन लड़ेंगे नहीं।
इसका मतलब ये है आरजू जी कि ये कह रहे हैं कि अगर लड़ेंगे नहीं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया और चाइना का तो हो चुका है एक अनडिस्क्लोज्ड और अनडिक्लेयर्ड और अनडिस्कस्ड सा पीस। तो अब चाइना फोकस ताइवान पे कर रहा है। और जब एससीओ मीटिंग के बाद अमेरिका को समझ में आ गया कि भाई ये अब मामला इनका सेटल हो चुका है, तो अमेरिका को स्टेप्स उठाने जरूरी थे, मजबूरी थी। और वो स्टेप इसलिए उठाया गया कि अब लड़ाई ताइवान पे होगी, और ताइवान पे होगी तो अमेरिका बच के नहीं निकल पाएगा। और इंडिया के मामले में उसका पूरा भरोसा है कि क्योंकि इंडिया का बिहेवियर क्वाड के मामले में और दूसरे में देख लिया कि इंडिया अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ेगा। इंडिया सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ेगा, और वो तब लड़ेगा जब चाइना हमला करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम अमेरिका को समझ में आ गई और अमेरिका ने ये लॉ पास किया। जी, लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल है ये लड़ाई झगड़े जो है वो रुकने चाहिए, और इसलिए चाइना को भी जो है वो कोई भी इतना कमजोर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोर कंट्री के तौर पे ले रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हम उसकी इकोनॉमी का सुन रहे हैं, वो जरूर है, मगर उसके अलावा शरारतें करने में या कोई चीज बिगाड़ने में चाइना अभी भी काफी आगे। थैंक यू सो मच, क्या जाता ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा, ये जितने भी लोग शांति, पीस जिसे कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं ना कि पीस को क्या कहते हैं, अमन, ये जो अमन की बात करते हैं, ये सब बात है। तो ये कंट्रीज आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे जब तक उनके इंटरेस्ट्स क्लैश करेंगे। और रिसोर्सेज कम हैं, डिमांड्स एस्पिरेशंस ज्यादा हैं। रिसोर्स कम और एस्पिरेशन ज्यादा है तो वॉर होगा ही होगा। और आगे एक दूसरे से आगे निकलने की जो कंपटीशन है, जो ललक है, वो वॉर करवाएगा ही करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अमन की आशा नहीं, अमन की आशा की बात नहीं है, लेकिन सर बहुत लोगों का नुकसान होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बात उसकी नहीं है कि अमन की आशा की, बल्कि बात यह है कि और कुछ लोगों की जानें चली जाएंगी, वो नहीं जानी चाहिए। मैं मेरा ख्याल है इंडिया और चाइना तो खैर वैसे ही आप लोग तो गोली वोली नहीं चलाते। इंसानियत की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कड़वी सच्चाई है, ऐसा होता है। होना नहीं चाहिए मैं भी कहता हूं, लेकिन होता है, उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, क्या जानते ज्वाइन, थैंक यू।